अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अब हम अपनी इस वीडियो में थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस को डिस्कस करेंगे। इंटेलिजेंस पे साइकोलॉजी में बहुत काम हुआ है, इसके बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स हैं। यहाँ पर हम इसके 5 कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। चलिए चलते हैं थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस की तरफ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे गैल्टन एंड सेंसरी कीननेस, फिर स्पीयरमैन टू फैक्टर थ्योरी, थर्स्टन कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, कैटल हॉर्न थ्योरी और वर्नोन वर्बल परसेप्चुअल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। पांचों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। हम पहले वन बाय वन देखते हैं इस सबके। सबसे पहले सेंसरी कीननेस थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। सेंसरी कीननेस थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दी थी? सर फ्रांसिस गैल्टन ने दी थी। The theory state that intelligence required keen sensory abilities and fast reaction time. इस theory के अकॉर्डिंग क्या है कि इंसान के इंटेलिजेंस के लिए क्या दो चीज़ें जरूरी होती हैं। कीन सेंसरी एबिलिटीज मतलब इंसान की सेंसेशन या सेंसरी एबिलिटीज जो होती है बहुत अच्छी होनी चाहिए, शार्प होनी चाहिए। मतलब उसकी सेंसेशन की वो हर चीज़ को सेंस, कोई भी स्टिमुलस है उसको अच्छे तरीके से सेंस कर सके और उसका रिएक्शन टाइम भी फास्ट होना चाहिए। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि इंटेलिजेंस के लिए दो चीज़ें जरूरी होती है। सेंसरी एबिलिटीज इंसान की तेज़ होनी चाहिए, शार्प होनी चाहिए, और दूसरा रिएक्शन टाइम उसका फास्ट होना चाहिए। सेंसरी कीननेस कहते हैं किसको? सेंसरी कीननेस रेफर टू कीननेस टू सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन अमंग सेंसेशन ऑफ हीट, कोल्ड, पेन एक्सेट्रा। सेंसरी कीननेस का मतलब क्या होता है कि इंसान किसी भी स्टिमुलस को जल्दी सेंस कर सके और वो डिस्क्रिमिनेट कर सके, मुख्तलिफ स्टिमुलस को आपस में डिस्क्रिमिनेट कर सके। और तो गैल्टन ने क्या कहा था कि जिसकी सेंसरी कीननेस ज़्यादा होती है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है। According to Galton, the sensory discrimination capacity would be highest among the intellectually blessed. Intellectually blessed कहते हैं जो हायर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जिनकी होती है। गैल्टन के अकॉर्डिंग क्या है कि जिनकी सेंसरी कीननेस ज़्यादा होती है या सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन कैपेसिटी ज़्यादा होती है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। जिनमें सेंसरी कीननेस ज़्यादा हो वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। जैनसन ने 1980 में इसी बिना पर एक स्केल डेवलप किया था। डेवलप्ड एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर सेंसरी कीननेस को मेजर करने के लिए जैनसन ने एक स्केल डेवलप किया था 1980 में, जो कि एक स्केल या इंस्ट्रूमेंट भी कह सकते हैं। RT-MT। RT स्टैंड फॉर रिएक्शन टाइम, MT मूवमेंट टाइम। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि सेंसरी कीननेस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। स्पीयरमैन टू फैक्टर थ्योरी। नाम से पता चलता है टू फैक्टर मतलब इसमें दो फैक्टर्स आ जाते हैं। स्पीयरमैन टू फैक्टर थ्योरी है, कार्ल स्पीयरमैन ने दी थी। इन्होंने मुख्तलिफ काम किया था। 1904 में सबसे पहली दफ़ा बनाई थी, फिर बाद में इसमें चेंजेस वगैरह आती गई, इसकी रिविजन होती गई 1923 में, फिर 1927 में। कार्ल स्पीयरमैन ने टू फैक्टर थ्योरी दी थी। इनके अकॉर्डिंग क्या था इस थ्योरी के? स्पीयरमैन प्रपोज दैट इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ टू फैक्टर्स। इनके अकॉर्डिंग क्या था कि इंटेलिजेंस कोई एक एंटिटी नहीं होती, कोई एक चीज़ नहीं होती, बल्कि एक फैक्टर से मिलकर बनी है और दो फैक्टर से मिलकर बनी है। बेसिकली कहा जनरल फैक्टर एंड स्पेसिफिक फैक्टर, जिसको इन्होंने क्या कहा था, एक तो जनरल फैक्टर होते हैं और दूसरे स्पेसिफिक फैक्टर्स होते हैं। स्पीयरमैन डेवलप प्रपोज दिस थ्योरी बाय यूजिंग फैक्टर एनालिसिस। ये थ्योरी उन्होंने बनाई कैसे थी? फैक्टर एनालिसिस के प्रोसेस से बनाई थी। उन्होंने फैक्टर एनालिसिस की थी और उन्होंने ये बताया था कि इंटेलिजेंस जो है वो दो फैक्टर से मिलकर बनी है। अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन थ्योरी, सिंगल कॉमन फैक्टर जी फैक्टर एक होता है, जनरल फैक्टर भी कहते हैं इसको। सिंगल कॉमन जनरल फैक्टर होता है इन ऑल इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज एंड मैनी एस फैक्टर्स। जितने भी इंटेलेक्चुअल टेस्ट वगैरह होते हैं, जो भी होता है, उनमें एक जी फैक्टर कॉमन होता है, सब में होता है वो, और बाकी स्पेसिफिक फैक्टर होते हैं वो हर एक में अलग अलग हो सकते हैं। तो दो तरह के फैक्टर होते हैं। जितने भी इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं, कोई भी इंटेलिजेंस एक्टिविटीज होगी, उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर होता है जिसको हम जनरल इंटेलिजेंस कहते हैं, जी फैक्टर, और बाकी स्पेसिफिक फैक्टर्स होते हैं जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। Later on, Spearman added another factor to this theory and designated it as group factor, which he believed is common to several tasks. उसके बाद में स्पेयरमैन ने और भी काम किया था, तो फिर उसने एक और टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी ग्रुप फैक्टर के नाम से, कि कुछ ग्रुप फैक्टर्स भी होते हैं जो मुख्तलिफ टेस्ट में पाए जाते हैं। लेकिन मेन जो है ना, इस थ्योरी का जो फोकस था वो दो फैक्टर्स पर ही था, एक तो जनरल फैक्टर जी फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर। बाद में ग्रुप फैक्टर भी इंट्रोड्यूस हुए थे, लेकिन मेन फोकस दो पे ही है। अब यहाँ पर भी है, और ये जो दो फैक्टर्स होते हैं, स्पीयरमैन वाली, इट इज अ जी फैक्टर विच यील्ड पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन एनी टू इंटेलेक्चुअली टेस्ट। और इसमें कोई भी इंटेलेक्चुअल टेस्ट हो, इंटेलिजेंस का कोई भी टेस्ट हो, उसमें जी फैक्टर कॉमन होता है, मतलब वो हर चीज में पाया जाएगा।
जी फैक्टर कॉमन होता है और स्पेसिफिक फैक्टर अलग अलग होते हैं। तो जी फैक्टर विच यील्ड पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन एनी टू इंटेलेक्चुअल टेस्ट, कोई भी इंटेलेक्चुअल टेस्ट होते हैं उनमें कोरिलेशन किस वजह से होता है, जी फैक्टर की वजह से होता है। सिमिलर फैक्टर हैव हायर जी फैक्टर, जितने सिमिलर फैक्टर नहीं सिमिलर टेस्ट आता है। सिमिलर टेस्ट हैव हायर जी फैक्टर, जितने एक जैसे टेस्ट होंगे ना मतलब उनका जी फैक्टर हाई है। अब जैसे ये दिखाया हुआ है कि अगर हम इसको दो टेस्ट कंसिडर कर लें तो जो कॉमन है इनमें वो जी फैक्टर है और बाकी एस फैक्टर हैं, स्पेसिफिक फैक्टर हैं जो अलग अलग होते हैं हर टेस्ट के। लेटर हो गया। तो ये स्पीयरमैन की थ्योरी थी, टू फैक्टर थ्योरी, जिसमें इन्होंने कहा था कि इंटेलिजेंस के दो फैक्टर्स होते हैं, जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर्स। अब आगे आए थे थर्स्टन कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस। थर्स्टन ने इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट दिया, थर्स्टन मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी इनको कहा जाता है क्योंकि इसमें भी इन्होंने मल्टीपल फैक्टर दिए थे। स्पीयरमैन ने दो फैक्टर दिए, थर्स्टन ने मल्टीपल फैक्टर दिए थे कि इंटेलिजेंस के बहुत सारे फैक्टर होते हैं। प्रोपोज 7 कंपोनेंट्स ऑफ इंटेलिजेंस, इन्होंने क्या कहा था कि ये किसने डेवलप की थी, एल थर्स्टन ने डेवलप की थी 1931 में। थर्स्टन मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी 1931 में डेवलप हुई थी। प्रोपोज 7 कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस, और इस थ्योरी में इन्होंने क्या किया था कि इंटेलिजेंस के 7 कॉन्सेप्ट्स दिए थे कि इंटेलिजेंस के 7 कंपोनेंट्स होते हैं। थर्स्टन प्रोपोज 7 इंपॉर्टेंट ग्रुप फैक्टर दैट ही कॉल्ड एज प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, और उसको इन्होंने क्या नाम दिया था, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। के इंटेलिजेंस जो है 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज या 7 फैक्टर से मिलकर बनी हुई है। VWNMSIP, V verbal comprehension, W word fluency, number, memory, space, inductive reasoning, perceptual speed। और 1938 में a test of primary mental abilities was developed। इसी बिना पर एक प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज के लिए टेस्ट बना था। 1938 में थर्स्टन के कॉन्सेप्ट की बेसिस पर एक टेस्ट बनाया गया था, टेस्ट ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। अब हम चलते हैं फोर्थ कॉन्सेप्ट की तरफ, जो है क्या है, कैटल थ्योरी। कैटल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, इसको कैटल हॉर्न थ्योरी भी कहते हैं। मेन इसमें जो इन्होंने डेवलप की थी वो कैटल ने की थी, लेकिन जॉन एल हॉर्न ने भी कंट्रीब्यूशन किया हुआ है इसमें, इस वजह से इसको कैटल हॉर्न थ्योरी भी कहा जाता है और कैटल थ्योरी भी कहा जाता है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, रेमंड बी कैटल पोस्टुलेटेड दैट इंटेलिजेंस ऑफ टू टाइप्स। इन्होंने कहा था कि इंटेलिजेंस दो तरह की होती है, फ्लूइड इंटेलिजेंस और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। फ्लूइड इंटेलिजेंस को जीएफ से शो करते हैं, जी बड़ा होना चाहिए, और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस को जी सी से शो करते हैं। अब आगे हम चलते हैं फ्लूइड इंटेलिजेंस और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। फ्लूइड इंटेलिजेंस एबिलिटीज दैट कॉन्स्टिट्यूट फ्लूइड इंटेलिजेंस आर नॉन वर्बल। इसमें फ्लूइड इंटेलिजेंस में वो एबिलिटी आती है नॉन वर्बल, मतलब उसमें लैंग्वेज वगैरह यूज नहीं होती, नॉन वर्बल होते हैं, नंबर्स वगैरह यूज होते हैं ज़्यादा। रिलेटिवली कल्चर फ्री, मतलब इसमें कोई स्पेसिफिक कल्चर नहीं होता, हर कल्चर में एक ही जैसी होती है ये चीज़। इंडिपेंडेंट ऑफ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, कोई खास इंस्ट्रक्शन नहीं होती, खास मतलब कल्चरल वैल्यूज नहीं होती इसमें, जैसे मैथमेटिक्स वगैरह होती है, मैथमेटिक्स या प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें क्या होता है कि ऐसी एबिलिटीज आ जाती हैं कि जो कल्चर फ्री होती हैं, इंडिपेंडेंट खास इंस्ट्रक्शन नहीं होती और नॉन वर्बल होती हैं। फ्लूइड इंटेलिजेंस रेफर टू द एबिलिटी टू रीजन, इसमें इंसान की रीजनिंग आ जाती है, एंड सॉल्व प्रॉब्लम इन यूनिक एंड नॉवल सिचुएशन, की कोई भी नई सिचुएशन है तो आपने रीजनिंग कैसे करनी है, कोई प्रॉब्लम आ गई आपने उसको सॉल्व कैसे करना है, ये फ्लूइड इंटेलिजेंस होती है। और ये हर कल्चर में इसमें कोई कल्चर स्पेसिफिक नहीं होता, इसमें ये किसी भी कल्चर में एक जैसी होती है। फिर यहाँ पर रीजनिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाता है इसमें। इसके अलावा मेमोरी फॉर डिजिट, सॉल्विंग पजल्स, जैसे कोई भी पजल आया तो फिर कोई भी इंसान सॉल्व करेगा, चाहे वो कोई फ्रेंच होगा चाहे वो जापानीज होगा, मतलब वो इसमें ये वाली एबिलिटी आती है कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज आती हैं, इसके लिए कोई खास कल्चर होना आपका ज़रूरी नहीं है। जबकि क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस वो होती है जिसमें खास कल्चर स्पेसिफिक होती है। ये एबिलिटी दैट कंस्टिट्यूट्स क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस एक्वायर्ड स्किल्स, इसमें वो स्किल्स आती हैं जो हमने सीखी भी होती हैं, नॉलेज कल्चर डिपेंडेंट होती है, कल्चर पर डिपेंड करता है, मतलब अगर एक इंसान फ्रेंच जुबान सीखी हुई है वो उसी को याद करता है तो फिर वो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस है उसकी, मतलब हर इंसान की जो भी नॉलेज होती है वो उसकी अपनी जुबान से रिलेटेड होती है, तो ये कल्चर स्पेसिफिक है। एंड इन्वॉल्व फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन, इसमें क्या होती है कि कल्चर डिपेंडेंट होती है, इसमें स्किल्स और नॉलेज आ जाती है, इंसान ने जो भी कुछ भी पढ़ा लिखा हुआ होता है वो सब कुछ इसमें आ जाता है। और इसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन है। जो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस रेफर टू द एबिलिटी टू यूज नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू पास्ट लर्निंग एंड एक्सपीरियंस, मतलब इंसान एक्सपीरियंस और लर्निंग से जो कुछ भी सीखता है, जो कुछ भी उसकी नॉलेज होती है वो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस होती है, कि जो भी उसकी नॉलेज है। और जबकि फ्लूइड में होता है उसकी ऐसी इंटेलिजेंस जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में, या उसके पास कोई नंबर से रिलेटेड कोई भी आ गया है, या रीजनिंग, इस तरह की जो इंटेलिजेंस होती है वो फ्लूइड इंटेलिजेंस होती है।
क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस जो होती है वो कल्चर स्पेसिफिक होती है, मतलब वोकैबुलरी, हर कल्चर की वोकैबुलरी अलग होगी, फ्रेंच जुबान की अलग, इंग्लिश की अलग, उर्दू की अलग, रिकॉलिंग इवेंट्स, इवेंट्स भी अलग होते हैं, डेट्स भी अलग, बाइसिकल राइडिंग है, स्किल्स जो होती है वो भी इसी में आ जाती है क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस में, क्योंकि उसके लिए भी हमें स्किल्स भी सीखने के लिए हमें लैंग्वेज, जैसे अगर हमें कोई बाइसिकल राइडिंग सिखाएगा या कोई हमें ड्राइविंग सिखाएगा, उसके लिए भी हमें लैंग्वेज का यूज़ होगा। तो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस में क्या होता है कि हम जो भी नॉलेज एक्वायर करते हैं या कोई भी स्किल सीखते हैं किसी और ये कल्चर स्पेसिफिक होता है, तो ये क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस है। जबकि फ्लूइड इंटेलिजेंस में हमारी एबिलिटीज आती हैं कि हम कितने अच्छे तरीके से कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, हम कितनी अच्छी हमारी रीजनिंग है, कोई नई सिचुएशन को कैसे हम डील कर सकते हैं, ये कल्चर स्पेसिफिक नहीं होती। तो अकॉर्डिंग टू कैटेल इंटेलिजेंस दो तरह की होती है, फ्लूइड और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। अब नेक्स्ट लास्ट कॉन्सेप्ट है वर्नोन वर्बल परसेप्चुअल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। ये किसने दिया था? फिलिप ई वर्नोन ने दिया था 1964 में। दिस थियरी प्रेजेंटेड अ स्कीम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फैक्टर्स। अब जितने भी आप गौर करें, जितने भी हमने ये कॉन्सेप्ट देखे हैं, इसमें इंटेलिजेंस के फैक्टर्स आ रहे हैं, इंटेलिजेंस की टाइप्स आ रही हैं। पहले जो एक था उसमें क्या था कि एक फैक्टर, दो फैक्टर्स होते हैं, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ स्पीयरमैन की, उसमें जी फैक्टर और एस फैक्टर था। उसके बाद फिर हमने एक और थर्स्टन का कॉन्सेप्ट देखा था, उसमें 7 फैक्टर्स थे। अब नॉन वर्बल परसेप्चुअल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस में इन्होंने भी इंटेलिजेंस का एक मॉडल दिया था जिसमें इन्होंने फैक्टर की अरेंजमेंट बता दी थी, 1964 में दिया था। दिस थ्योरी प्रेजेंटेड स्कीम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फैक्टर्स के इंटेलिजेंस के जो मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं, ज़्यादा सारे फैक्टर्स होते हैं और वो एक तरीके से अरेंज होते हैं। वर नॉन पुट एम्फेसिस ऑन जी फैक्टर इन ऑल मेंटल एबिलिटीज। इन्होंने जी फैक्टर भी जी फैक्टर पर जोर दिया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अब आगे इनकी अरेंजमेंट कैसी थी? ही प्लेस स्पीयरमैन जी फैक्टर ऑन द टॉप। इन्होंने जी फैक्टर को टॉप पे रखा था। देन डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स, दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया था, विच वर फर्दर डिवाइडेड इनटू सब फैक्टर्स एंड स्पेसिफिक फैक्टर, जिसको आगे सब फैक्टर और फिर स्पेसिफिक फैक्टर में डिवाइड किया गया था। अब आगे ये फ्लो चार्ट है जिसे हमें ये अरेंजमेंट समझ आ जाएगी कि सबसे ऊपर क्या होता है? जी फैक्टर, जनरल इंटेलिजेंस, जिसमें सारी इंटेलिजेंस आ जाती है। अब आगे दो इसके मेजर फैक्टर्स होते हैं, दो इसकी टाइप्स होती है, मेजर टाइप्स या फैक्टर्स कह सकते हैं, वी और ई डी, वर्बल एजुकेशनल, और दूसरा के एम प्रैक्टिकल मैकेनिकल। फिर आगे इसके सब फैक्टर आते हैं, सब फैक्टर में इसी से रिलेटेड होगा, मतलब वर्बल एजुकेशनल के सब फैक्टर उसी से रिलेटेड होंगे, जिसमें हम वर्बल और एजुकेशनल इंटेलिजेंस को चेक करेंगे। और प्रैक्टिकल मैकेनिकल सब फैक्टर में प्रैक्टिकल और मैकेनिकल इंटेलिजेंस को ही चेक किया जाएगा। उसके बाद स्पेसिफिक फैक्टर्स आ जाती हैं, मतलब सबसे ऊपर जी फैक्टर, फिर मेजर फैक्टर्स जिसमें वर्बल एजुकेशनल और प्रैक्टिकल मैकेनिकल, ये दो कंपोनेंट्स हैं इसके। उसके बाद सब फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर आते हैं। द वी ई डी फैक्टर में कम फ्रॉम स्कूल लाइफ। जो वर्बल और एजुकेशनल कंपोनेंट होता है, ये हम बच्चे ज़्यादा स्कूल लाइफ से सीखते हैं। वर्बल लैंग्वेज भी उनको अक्सर आती है स्कूल लाइफ से, और एजुकेशनल भी। एंड के एम फैक्टर कौन सा होता है? प्रैक्टिकल के रियल वर्ल्ड में कैसे अप्लाई करना है। और मैकेनिकल फैक्टर कम फ्रॉम स्किल्स फॉर्मिंग इन नॉन स्कूल टाइम। ये जो है ये स्कूल में भी सीखते हैं, एज वेल एज ये नॉन स्कूल टाइम जो एवरीडे लाइफ से इंसान सीखता है ज़्यादा, प्रैक्टिकल और मैकेनिकल कंपोनेंट जो है। यहाँ पर हमारे पांचों कॉन्सेप्ट्स खत्म हो रहे हैं इंटेलिजेंस के। इसके अलावा इंटेलिजेंस की और भी इंपॉर्टेंट जो थेरी हैं, गार्डनर थेरी है, पियाजे की थेरी है, ट्रायआर्किक थेरी है, उसकी वीडियो भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दूसरे लोगों में भी शेयर करें ताकि औरों का भी फायदा हो। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।